जैसे आप घर को देखते हैं ना, तो घर पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, रूम्स दिखेंगे ना। रूम्स के बाद देखोगे, रूम्स को और छोटा करोगे तो आपको पिलर्स दिखेंगे। पिलर्स में देखोगे तो फिर आपको वही सारी चीज ना, ब्रिक्स दिखेंगे, बालू दिखेंगे, रॉड ना, आयरन दिखेंगे, चिप्स दिखेंगे, सीमेंट दिखेंगे। है। तो ये सारी क्या है, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग है ना। ठीक उसी तरीके से जब आप बॉडी को देखोगे ना, बॉडी को थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको क्या दिखता है, ऑर्गन सिस्टम ना। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आएंगे, वही आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ना, ये सारे सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम को भी आप और छोटा करते हो तो आपको क्या दिखता है, ऑर्गन दिखते हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन होगा उसमें क्या क्या आएगी आपकी, जैसे फूड पाइप आ गई, आपकी स्टमक आ गई, आपकी इंटेस्टाइन आ गई ना। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखोगे तो आप क्या आएगा, लंग्स आ जाएगी, आपकी विंड पाइप आएगी, आपकी ट्रैकिया आएगी ना। सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो आप ब्लड आएगी, आपकी हार्ट आएगी ना। तो ये सारे ऑर्गन है। फिर आप ऑर्गन को और छोटा करते हो तो आपको क्या दिखता है, टिश्यू ना। जैसे ये फूड पाइप होगी या आपकी अगर इंटेस्टाइन होगी तो उसमें एक टाइप ऑफ टिश्यू काम करेगी ना, टिश्यू। और टिश्यू से भी छोटा सेल होता है ना, और हम लोग इसी को आज स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से फिर आपका क्या बनता है, बॉडी ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड बॉडी ना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। जी सर। ओके, आइए सेल समझते हैं। अब सेल का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, कोई लिख भी रहा है इसको? यस जी सर। सर। तो सेल को डिस्कवर, ये क्वेश्चन आया था ना अभी 2 साल पहले आया था, हु डिस्कवर्ड सेल। ये दोबारा नहीं आएगा, वैसे ये सभी को मालूम ही रहता है ना, रॉबर्ट हुक। कब किया था, ये याद है किसी को? 1665 ना। तो यही क्वेश्चन आया था कि हु डिस्कवर, नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन आया था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन तो था रॉबर्ट हुक से रिलेटेड। आपने देखा होगा, कोई देखा होगा तो जरूर याद होगा ना। तो सेल को क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरे शब्द में बोलें और करके बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, स्मॉलेस्ट एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई हो गई आप हमारे शरीर की ना। और ये स्मॉलेस्ट एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेल होगा वो अपने आप में क्या होगा, पर्याप्त है सारे फंक्शंस को करने में ना। एक सेल के अंदर जो भी काम होगा वो सेल अपने आप में, इसको जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई मदद की जरूरत है, वो अपने आप में ही सारी चीज कर लेगा, खाना बना लेगा, एनर्जी बना लेगी, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर लेगा ना। एक सेल अपने आप में पर्याप्त है। अब आइए सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। सेल इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा, हाँ? और इसके अंदर में भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल का आउटर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, जो कुछ भी होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है, जेली लाइक पानी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। मेनली यही होता है, अंदर में एक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, बाहर में जो होगा उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन, लिखा हुआ नहीं है, आवाज क्लियर आ रही है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की ना। पहले न्यूक्लियस जो अंदर में रहता है ना, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है पहले इसको समझते हैं ना। न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, और इसका काम क्या है,
ये बनाता है राइबोसोम ना। राइबोसोम बनाता है कौन? न्यूक्लियस बोलिए या न्यूक्लियोलस बोलिए ना। आउटर कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर जो रहता है ना इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसका काम क्या हो गया? राइबोसोम का फॉर्मेशन। अभी हम लोग समझेंगे राइबोसोम भी क्या होता है और क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जनरली क्या होता है, समझिएगा ध्यान से ना। क्रोमोसोम नहीं होता, ये इस एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक इस फॉर्म में रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। क्रोमेटीन इनिशियली क्रोमोसोम नहीं रहता है, सुनिएगा ध्यान से ना। ये अंदर में बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर में, इसके अंदर में बात कर रहे हैं। इसके अंदर में क्रोमोसोम रहता है इस फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमेटीन। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है ना, हम लोग को पता है ना हमारी, जैसे अगर कहीं पे घाव हो जाए ना तो वहां पे क्या होता है, अगर वहां पे कोई स्किन काट करके निकाल दिया जाए तो वहां पे खुद ब खुद सेल बन के नए सेल बनते हैं ना। तो वो कैसे बनता है? सेल डिवीजन होता है ना। और जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये क्रोमेटीन क्रोमोसोम के फॉर्म में आते हैं ना, क्रोमोसोम के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और क्या होता है, ये क्रोमोसोम ठीक सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं इस फॉर्म में। हाँ, ये फॉर्म, इस फॉर्म में तभी आप देख पाओगे जब सेल ऑलमोस्ट डिवाइड होने वाला रहेगा। और क्या होता है, जब ये डिवाइड होने वाला होता है तो इस तरीके से ये अलग हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे। फिर जब ये डिवाइड हो गया तो एक सेल इधर बन गया, एक सेल इधर बन गया, और इसी के अंदर फिर ये वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा, और इधर वाला जो है ये वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा ना। और फिर अगेन जब ये वाला सेल लेट से डिवाइड होने वाला रहेगा तो सेम यही प्रोसेस होगी, फिर ये क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन होंगे और ये फिर बीच से अलग हो जाएगा ना, और फिर ये इस तरीके से सेल बन जाएंगे। यहाँ पे हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। ये था हमारा सेल। सेल के बाहर मेंबर को हम लोग ने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अंदर में जो था इसको हम लोग न्यूक्लियस बोले, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस उसको बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारा क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है, लेकिन किस फॉर्म में? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होगा? जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है। और हमारे बॉडी में ना ट्रिलियंस ऑफ सेल रहते हैं ना, बहुत सेल रहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल। और टाइप भी ना, जैसे नर्व सेल हो गई, ब्लड सेल हो गई, बोन सेल हो गई ना, बहुत टाइप ऑफ सेल रहते हैं ना। और हर किसी में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, सिवाय किसके? आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेल डज नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस ना। तो आरबीसी, यही याद रखिए। हाँ, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम का क्या काम है? ये भी बनता है अंदर में ही ना, राइबोसोम। और जो डीएनए रहता है ना, डीएनए हमारा इसी में रहता है ना, क्रोमोसोम में। जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो हमारी डीएनए में ही रहती है। राइबोसोम का काम क्या होता है ना? राइबोसोम ये क्या कहता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम कहाँ से निकला? न्यूक्लियस से निकला ना। न्यूक्लियस, अभी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा ना। तो ये राइबोसोम यहाँ से निकला, इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, टू मेक प्रोटीन। ये क्लियर है सभी को? यस सर। मेकिंग प्रोटीन। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक और चीज देखा था ना, साइटोप्लाज्म ना, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है? एक इन विच ऑर्गेनल ऑर्गेनल प्रेजेंट। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, हालांकि ये ऑर्गेनल है, लेकिन जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये पूरे ऑर्गेनल्स है ना। अभी इस इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसको पहले देखते हैं। ये देखिए, ये बाहर वाला कवरिंग जो हम लोगों ने अभी देखा ना, ये बाहर वाली ये कवरिंग दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। वही यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये आउटर कवरिंग है ना। इसके अंदर में ही सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ,
जो कुछ भी आपकी साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहेगी ना, इसी के अंदर रहेगी। अभी उसको मैं दिखाता हूँ ना, ये देखिए, ये आपकी साइटोप्लाज्म है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, ये आपकी साइटोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियस है, अंदर में दिख रहा है ना, और देखिए ये क्रोमोसोम है ना, छोटा वाला जो दिख रहा है ना, ये देखिए, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्रोमोसोम ऐसे कभी नहीं दिखेगा, ये जब सेल डिवाइड होने वाली रहेगी ना, तब ये आपको इस फॉर्म में ऐसे दिखेगा। और ये यहीं से अलग होते हैं ना, ये दिख रहा है, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे और फिर फर्दर अदर सेल, दो सेल में ये डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, और बीच में आपके ये इस फॉर्म में जो दिख रहा है ना, ये आपके क्रोमोसोम हो गए ना। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं ना, लिख देता हूँ एक बार, अगली बार से मैं ईआर ही लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका क्या काम है, इसको समझते हैं। देखिए, इसको मैं इसी से समझाऊंगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये दिख रहा है आपको साइड, अभी जो मैंने ये हाईलाइट किया ना, ये देखिए, ये सेल है, इससे सटा हुआ जो दिख रहा है ना आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये भी, इवन ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है पूरा, है ना। यहाँ से ये सटा हुआ जो दिख रहा है, और ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अभी, और ये भी, ये दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ना। ये देखा, ये पूरा का पूरा जितना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। और ये किसको कवर करके रखता है, आपके न्यूक्लियस को। ये देखिए, न्यूक्लियस के ना। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अंदर में मैंने क्या बताया, राइबोसोम फॉर्म होता है, और राइबोसोम वहां से निकलता है, ठीक है। तो कुछ राइबोसोम इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं, किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और कुछ राइबोसोम ये फ्रीली मूव होते हैं, ये देखिए ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ कुछ हवा में, ये कुछ कुछ फ्रीली मूव होते राइबोसोम होते हैं, और कुछ आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं। और जिस पे चिपकेगा तो थोड़ा खुरदरा हो जाएगा ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं ना, दो तरह के आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे। एक हो जाएंगे कौन, स्मूथ, और एक हो जाएंगे रफ। रफ क्यों हो गए, क्योंकि राइबोसोम चिपक गए उस पे, राइबोसोम, ठीक है, कंटेन्स राइबोसोम ना, ये समझ लीजिए, कंटेन्स राइबोसोम, इसलिए ये क्या हो गया, रफ हो गया। अदरवाइज जिसपे राइबोसोम नहीं होगा वो स्मूथ होगा। ये देखिए, बाहर वाले में जब आप देखेंगे ना, तो बाहर वाले में राइबोसोम नहीं चिपके हुए, ये देखिए, ये ना बाहर वाले में नहीं है। ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ना, वो क्या है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर में क्या है, स्मूथ है। समझ में आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस सर। ओके, अगला आता है गोल्गी बॉडी ना, इसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, बॉडी भी बोल देते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या था, आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ। राइबोसोम क्या करता है, क्या करता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या था, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो राइबोसोम निकला, वो क्या किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक गया, कुछ फ्रीली मूव हुआ। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ राइबोसोम आता है ना, वो क्या होता है, गोल्गी एपैरेटस के पास जाता है, जिसको गोल्गी एपैरेटस क्या करता है, गोल्जी एपैरेटस क्या करता है, उसको और यूजेबल फॉर्म में बनाता है, और उसको एक तरीके से पैकेज कर देता है ना, कि सेल उसको यूज कर पाए। जैसे उसमें अगर कोई प्रोटीन की कमी है तो वो उसको अटैच कर देगा, या उसको उसमें कार्ब्स को अटैच कर देगा ना, गोल्गी एपैरेटस उसको और मोर यूजेबल फॉर्म में ना, कन्वर्ट इट इनटू मोर यूजेबल फॉर्म ना, कन्वर्ट इट, कन्वर्ट प्रोटीन इन मोर यूजेबल फॉर्म ना, कि सेल उसको यूज कर पाए, उस प्रोटीन को। अगर कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करना हो तो वो काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। अब देखिए गोल्गी एपरेटस क्या है, इसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी बोलते हैं ना। ये देखिए, अभी ये देखिए ना, ये है आपका गोल्गी एपरेटस। तो इसका क्या काम है ना, प्रोटीन प्रोड्यूस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोसेस्ड इन अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन सैक्स। सैक्स किसको बोलते हैं, बोरा को बोलते हैं ना। तो उसको और यूजेबल मतलब एक थैली में बंद कर देता है, सैक मतलब थैला बोलिए, बोरा बोलिए, जो बोलिए। और नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर बीइंग रिलीज ना, तो यहाँ से रिलीज होने से पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर देता है ना। तो ये गोल्गी एपरेटस का काम हो गया। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं अगले
ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं ना, सेल ऑर्गेनल, जिसमें आपकी ईआर आ गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, आपकी गोल्गी एपैरेटस आ गई, आपकी राइबोसोम हो गए ना, ये ऑर्गेनल्स हो गए। अगला ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या करता है, इसको पहले समझते हैं। इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर, या इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं ना, सुसाइड बैग। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग ना, लाइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, कुछ भी दे देगा तो ये याद रखिएगा, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं क्या, गार्बेज कलेक्टर या सुसाइड बैग। ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसा एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जैसे, अब सेल है ना, तो वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा ना, तो वैसे वेस्ट को कौन खाता है, ये लाइसोसोम खाता है। अब देखिएगा कि अगर सेल सही से वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है ना, इफ सेल doesn't work properly, doesn't work properly, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपने आप को एक तरीके से ब्रस्ट कर लेगा ना, फाड़ लेगा, और इससे क्या होगा, वो पूरा सेल ही आपस, पूरे सेल को ही खा जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ना, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो याद रखिएगा, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग, तो ये लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर कैप्सूल इनसाइड द सेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या है, लाइसोसोम, ये सारे लाइसोसोम। तो यही क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर बोलिए या सुसाइड बैग बोलिए ना। देखिएगा अगर सेल में कोई ऑर्गेनल सही से वर्क नहीं कर रहा है, अगर वो एनर्जी नहीं बना पा रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, अपने आप को फोड़ लेगा, जिससे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो सेल है ना भाई, सेल को एनर्जी चाहिए, काम करेगा ना कैसे, न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देगा, हर किसी को एनर्जी चाहिए ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है ना। ये इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोले थे। ये क्या होता है, ये याद रखिएगा, ये बाई लेयर होता है ना, डबल लेयर होता है ये डबल लेयर होता है। और ये किस चीज से बना रहता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब देखिए, हम लोग जो खाना खाएं, वो क्या होता है, इसके अंदर जाएगा, वो सारी चीज अंदर नहीं जाएगी, इसे क्या क्या चीज, जैसे अगर कोई सेल वेस्ट क्रिएट करता है, तो वो वेस्ट बाहर जाएगी, इससे गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना, सेमी परमिएबल। सभी कुछ, सभी चीज को नहीं आने देगा ना, कुछ कुछ चीज ही अंदर आ जा सकते हैं, और वही चीज क्या आएंगे, गैस आएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट ना, अंदर आ जा सकेंगे। ऑक्सीजन अंदर आएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना, ये जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी। और कितना करता है, 38 एटीपी, ये याद रखिएगा। अब कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, पता है किसी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना, ये याद रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये याद रखिएगा, 38 एटीपी बनाता है, कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, रेड वाला जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपकी गोल्गी एपैरेटस हो गई, ये आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये आपके लाइसोसोम हो गए, ये आपके न्यूक्लियस हो गए, अंदर में न्यूक्लियोलस हो गए, हाँ ये सारे लाइसोसोम है ना। तो पहचानने सीखिए ना उसके, जब आप पहचानने सीख जाइएगा ऑर्गेनल्स को, तो उसके काम खुद ब खुद याद आने लगे ना। ये देखिए ऊपर पे जो चिपका हुआ है, ये दिख रहा है, ये आपके राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इधर को देखिए, ये नहीं चिपका हुआ है ना, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपके 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। अब एक बार अगर क्रोमेटिन होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस फॉर्म में। ये अभी धीरे धीरे ये क्रोमोसोम फॉर्म में बन रहा है ना, अभी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं ना। उसके बाद जब सेल डिवाइड होने वाला रहेगा, तो ये क्रोमोसोम में आएगा, और फिर वो बीच से अलग हो जाएगा, जैसा आपको मैं बताया था। तो अभी ये एनिमेशन आप फिर The से देखिए। human body develops,
replaces old cells with new cells, and repairs itself with the help of cells that constantly multiply by dividing. The process begins in the cell nucleus. Identical copies of DNA molecules organize into chromatid pairs within the chromosome structure. These pairs are connected to each other at the chromosome's centromere. In the next steps, spindle fibers attach to the centromeres, and the chromatids line up along the cell's midline. The chromatids are then pulled apart. A nuclear membrane forms around the two exact sets of DNA and eventually cleaves. The process through which a cell divides the genetic information and instructions within its nucleus into two exact sets within independent nuclei is called mitosis. ओके, समझ में आया सभी को? नहीं सर। किनको, किसने बोला? दीपक जी बोले, संतोष जी बोले? संतोष जी सर। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ ना। मैंने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस रहता है ना, ये देखिए, ये न्यूक्लियस था, बताया था। जी। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आपकी न्यूक्लियस क्रोमोसोम रहती है ना, वो इस फॉर्म में रहती है ना, इस फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन ना। तो अब जी। देखिए, जब ये सेल डिवाइड होता है ना, सेल मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे आपकी बॉडी कैसे छोटी से बड़ी होते जाती है, बड़ी होती जाती है, आपका आपके जैसे कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गए तो वो कैसे भरते हैं ना, तो ये सेल डिवीजन से होता है ना, सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन कब होगा? ध्यान से सुनिएगा, सेल डिवाइड होने से पहले ये जो आपके क्रोमेटिन है ना, ये इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और हमारा एक पार्ट है ना, कौन सा? सेंट्रोसोम ना। अभी इसको मैं दिखाऊंगा, इसको मैं दिखा देता हूँ ना। ये देखिए ना, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये इसको जी हम लोग सर। बोलते हैं सेंट्रोसोम ना। और क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये अलग अलग साइड चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं ना, वो जो तार आपको दिखाया गया था एनिमेशन में, जो दोनों को खींच रहे थे ना। तो ये क्या होता है, ये सारे सेट एक जैसे अलाइन हो जाते हैं ना, इधर ऐसे एक जैसे आ जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना। और फिर एक जी। सेंट्रोसोम इधर रहता है, एक सेंट्रोसोम इधर रहता है। तो इधर से एक इधर आता है, ध्यान से सुनिएगा, और इधर से एक स्पिंडल फाइबर यहाँ आते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ आते हैं, इसको आते हैं, फिर एक स्पिंडल फाइबर यहाँ आता है, फिर एक यहाँ आता है, और फिर क्या कहता है, दोनों एक दूसरे को खींच लेते हैं ना, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है। तो इधर वाला जो होता है वो ऐसे हो जाता है फिर, और इधर वाला फिर ऐसे हो जाता है, फिर बीच वाले भी ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। और फिर आपस ये क्या हो जाएगा, जब ये अलग हो जाएगा तो ये वापिस से क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा ना, जैसे ये इनिशियली था। हालांकि हम लोग को ओके। सेल डिवीजन पढ़ना नहीं है, ये मैं आपको बताया। अब एक और चीज, नॉर्मली हर सेल में क्या होता है, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हर सेल में The 23 24. 23 ना। 46 जोड़ी जी सर। 23 23 पेयर्स, लेकिन और जिसमें भी 23 पेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल ना। लेकिन जो सेक्स गैमेट सेल होते हैं ना, जो कि स्पर्म एंड ओवा ना, इसमें क्या होता है, ये 23 पेयर्स नहीं होते हैं ना। तो जिसमें होंगे उसको हम लोग सोमेटिक सेल बोलेंगे, बाकी को गैमेट्स सेल बोलेंगे ना। ये बात याद रखिएगा। ये सारे सोमेटिक सेल है ना, रेड ब्लड सेल हो गए, स्केलेटन मसल सेल्स हो गए, न्यूरॉन हो गए, ओस्टियोसाइट हो गए ना, ये सारे सोमेटिक सेल है। लेकिन आपके स्पर्म एंड एग सेल, जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं, ये क्या है, ये गैमेट सेल है ना। इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं रहते ना, ये बात आप याद रखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे उस समय, ठीक है। आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। रात्रि।